जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा अव्यय। अव्यय एक अविकारी शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग में, वचन में, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है और साथ के साथ आपको जो प्रश्न है वो अच्छी तरीके से आपकी स्क्रीन मोबाइल पर दिखाई दे रहा है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आज का काम शुरू करते हैं। दिए गए वाक्य में से अव्यय ज्ञात करना है। चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। जी सब कुछ ठीक है, आवाज क्लियर है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। इसमें से अविकारी शब्द अर्थात अव्यय, यहाँ पे जो अव्यय शब्द बना है इसमें ये है व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और इसमें लगा है ऐ, और जब हम इसमें ऐ लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऐ खर्च। अर्थात जो शब्द जैसे होते हैं उन शब्दों का वैसा ही प्रयोग हम प्रत्येक लिंग, वचन, काल, कारक में बिना बदले करें तो वे अव्यय कहलाते हैं, ऐ खर्च कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। तो इसमें से प्यारे दोस्तों जुलूस, हाथी और चल आप तीनों को बदल सकते हो, क्योंकि ये विकारी शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और प्यारे दोस्तों क्रिया होते हैं, वे विकारी कहलाते हैं। और ये के आगे अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों? आगे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, इस कारक चिन्ह को भी परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना, चार चीज ऐसी हैं जो कभी भी किसी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होती है हिंदी और संस्कृत के अंदर। एक कहलाते हैं प्यारे दोस्तों अव्यय शब्द, जैसे आगे है। एक है निपात शब्द, एक उपसर्ग और एक है कारक चिन्ह। यानी कि कारक चिन्ह भी किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। उपसर्ग भी किसी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि जहां भी उपसर्ग लगता है वे उपसर्ग से बने हुए सारे शब्द अन्य लिंग अर्थात नपुंसक लिंग के होते हैं। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये आगे क्या है अपने आप में, इसका आप आगे नहीं बना सकती, आगे नहीं बना सकते किसी दूसरे लिंग, वचन में। इसलिए राइट आंसर हो गया आपका डी। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। ऐसी बात सदा से होती रही है। ये कालवाची है, स्थानवाची अव्यय है, दिशावाचक अव्यय है या स्थितिवाचक अव्यय है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है। ऐसी बात सदा से होती है, तो यहाँ पर जो सदा है ये अव्यय है अर्थात अविकारी शब्द है जो आप किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसी सर्वनाम है, ये परिवर्तित हो सकता है। बात भी परिवर्तित होता है, बात का बहुवचन बातें हैं, लेकिन सदा का सदी या सदे नहीं हो सकता। और जब सदा का सदी और प्यारे दोस्तों और सदे नहीं हो सकता तो सदा कहलाता है कालवाची अव्यय। ये क्या कहलाता है? क्योंकि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं, और उन चार प्रकार में एक कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। तो ये किसको बता रहे हैं? यहाँ समय को बता रहे हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए, कालवाची। सभी को आंसर देना है, ठीक है। अगर गलती भी है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन प्रैक्टिस को देखकर ही सभी चीजों को सही ढंग से कंप्लीट कर ही हम चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इन तमाम चीजों के साथ लॉजिक को समझते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को पहले से जो तमाम प्यारे दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखकर ही हमें ये सारा काम करना है। तो जो भी टॉपिक आप करोगे उस टॉपिक को पहले लेक्चर जो होते हैं वो अटेंड जरूर करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है? तो इसमें एक तो ये व्यय आधा आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तिरस्कार बोधक जिसमें किसी चीज को रोक दिया गया हो, मना कर दिया गया हो, झट से बिना सोचे समझे जिसकी मनाही हो, उसको क्या कहते हैं? ये हा, अच्छा, वाह, इनमें एक है धिक। धिक है, धिक कहते हैं धिक्कार को, कि धिक्कार है ये काम तुमसे नहीं होगा। धिक है तुमने इतना गंदा काम क्यों किया। तो संस्कृत में हम क्या कहते हैं? उसको धिक कहते हैं, धिक्कार को, ठीक है। हा ये सोचनीय के लिए होता है। अच्छा ये प्यारे दोस्तों श्रेष्ठता को बताने के लिए होता है, और वाह ये आश्चर्य को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें तिरस्कार बोधक जो है वो क्या कहलाया? धिक। राइट आंसर हो गया आपका सी।
वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से क्या है, वह चुपके से चला, तो इसमें चुपके से पूछ रहा है क्या है, रीतिवाची अव्यय है, दिशावाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक। स्थानवाचक वो होता है जो किसी जगह को, प्लेस को बताता है। दिशा वो होता है जो इस ओर उस ओर, प्यारे दोस्तों ये अपने आप में क्रिया के होने की सही डायरेक्शन को बताने का काम करता है दिशावाचक। परिमाणवाची वो होता है जो क्वांटिटी को बताए, मात्रा को बताए। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों वह चुपके से चला, तो ये चलने की क्या बता रहा है, स्थिति को बता रहा है, चलने के ढंग को बता रहे हैं। और जो चलने के ढंग को बताए, रीति को बताए, स्थिति को बताए, कंडीशन को बताए, तो वो क्या कहलाता है, रीतिवाची। रीति का मतलब ही शैली होता है। तो वह चुपके से चला, तो यहाँ चलने की रीति क्या है, चलने का ढंग क्या है, चुपके से। तो इसीलिए वो इसी को पूछ रहा है। और राइट आंसर क्या हुआ, एकाएक, एकदम, सहसा, ये सब अपने आप में, झटपट, झटाझट, चुपके से, धीरे से, तेज, जल्दी, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। राइट आंसर हुआ ए। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित क्या रहता है, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। अगर मैं इसी की लैंग्वेज चेंज करना चाहूं तो ये पूछना चाह रहा है कि जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात एक जैसे होते हैं, जो जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन काल कारक में होता है, उन्हें क्या कहते हैं। या फिर हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे बात को, व्याकरणिक कोटियों से जो अप्रभावित रहता है, अर्थात जिसके ऊपर किसी भी लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय अर्थात अविकारी कहलाते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ए। इन शब्दों में अव्यय शब्द बताना है, परंतु, दुधारू, पंजाबी और चल। इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है, परंतु, दुधारू, पंजाबी और चल। पंजाबी अपने आप में प्यारे दोस्तों क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब संज्ञा है, ये लगा दिया, पंजाबी विशेषण हो गया। पंजाबी लोग वास्तव में बहुत अच्छा भांगड़ा करते हैं, तो यहाँ पंजाबी क्या हो गया, विशेषता, पंजाब संज्ञा हुआ, तो ये विशेषण हो गया। ये दुधारू, ये विशेषण हो गया, दुधारू पशु, दुधारी गाय, दुधारी भैंस, ठीक है। चल क्रिया है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ये दो कहलाए विशेषण, ये कहलाए क्रिया, तो ये तो अव्यय नहीं कहलाएगा, तो फिर बच क्या गया, बच गया आपका ए। तो राइट आंसर क्या हुआ, परंतु अपने आप में क्या कहलाए, यहाँ पे अविकारी अर्थात अव्यय। अव्यय में रूपांतरण नहीं होता, अव्यय में किसका रूपांतरण नहीं होता, अव्यय में रूपांतरण नहीं होता, लिंग का, कारक का, वचन का या उपर्युक्त सभी का। राइट आंसर बताइए क्या, अव्यय में रूपांतरण नहीं होता है, किसका रूपांतरण नहीं होता है, लिंग का, वचन का, कारक का या उपयुक्त सभी। राइट आंसर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डेफिनेशन ज्यादातर इसकी पूछी जाती है, क्योंकि अपने आप में जो सामान्य डेफिनेशन होती है उनसे एकदम थोड़ा सा विपरीत, अलग तरह से यहाँ पे किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में जो परिवर्तित ना हो, जिस पर व्याकरणिक कोटि का कोई प्रभाव ना पड़े, वे अव्यय में रूपांतरण नहीं होता, लिंग का, वचन का, कारक का, उपयुक्त सभी का। राइट आंसर डी, वेरी गुड। इसके बाद अब देखो ये चीज है, जब आप पहले तैयारी कर रहे थे, देखो एक तो एक ही स्टूडेंट को एक बार ही आंसर देना है, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन बैचों में जुड़े होते हैं, आपको ये ध्यान रखना, मिनिमम जो बच्चे होते हैं हिंदी के किसी भी बैच में वो करीब 2 से 2,500 बच्चे मिनिमम होते हैं। और जब 2-2,500 बच्चे कई बार वो देते हैं कमेंट एक साथ, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। जब एक ही बच्चा 4-5 बार कमेंट दे देता है अपने क्वेश्चन का, तो समस्या ये आती है कि मैं आगे के क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों आपके कमेंट नहीं देख पाता, क्योंकि आप में से कई बच्चे लॉजिक भी जान रहे हैं, चीजों को गलत भी दे रहे हैं, तो मुझे फिर वो कंडीशन बतानी पड़ती है कि जब जो क्वेश्चन आप ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे होते हैं, तो इसीलिए आप एक बार ही टाइप करो, मैं सब मेरी ने एक ही नजर में सारे कमेंट स्पीड के साथ जो भाग रहे हैं वो आ जाते हैं। तो आपको एक ही बच्चे को 3 से 4 बार एक ही क्वेश्चन का आंसर टाइप नहीं करना है, एक बार ही आप टाइप करोगे, अदरवाइज थोड़ा सा लोड, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से चीजें थोड़ा सा बीच में रुक जाती है, और बार बार फिर हमारा जो यहाँ कैंडिडेट बैठा है उसी को बार बार आपके कमेंट दोबारा से लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए 1 या 2 बार ही आप उसका प्यारे दोस्तों आंसर दो, कोशिश करो, एक बार में ही काम चल जाएगा। आप सीखने की कोशिश करो, मेरे तक कमेंट नहीं भी आएगा तो चीजें आप तक जानी चाहिए, मेन चीज यही है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक बताइए क्या है।
हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक बताना है क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, या संबंध बोधक है, या विषम्य बोधक है। तो आपको हमें सफलता, एक तो सेंटेंस पूछ रहा है, फिर सेंटेंस में जो शब्द अलग कर लिया, अब वो सेंटेंस को पूछता यहाँ पे रेखांकित भी कर देता, या आपसे पूछ लेता इसमें बताइए अविकारी शब्द क्या है, इसमें अव्यय बताइए। तक अपने आप में दोस्तों निपात शब्द है। तब तक क्या है जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो तक क्या है, अपने आप में निपात है। तो जो निपात वे शब्द होते हैं जो शब्दों के साथ वाक्य में प्रयोग आने पर उन पे विशेष प्रभाव डालते हैं, विशेष बल ला देते हैं। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ प्यारे दोस्तों ये न तो संबंध को बता रहा है, ना ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, और ना प्यारे दोस्तों ये आश्चर्य को बता रहा है। ये यहाँ केवल और केवल जोड़ने का काम कर रहा है, सफलता मिलने तक प्रयास। इसीलिए क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। क्योंकि इन निपातों का प्रयोग भी हम अव्यय की ही तरह करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय। अगर निपात भी होता और समुच्चय बोधक अव्यय भी ऑप्शन में होता तो राइट आंसर निपात होता। राइट आंसर क्या होता, निपात। निम्नलिखित में से कौन अविकारी है, अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण ए व ब दोनों। ए व ब का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों। तो ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से अविकारी किसे कहते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ प्यारे दोस्तों ए और ब दोनों, यानी कि ए और बी। गलती कर दिया ना भाई, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो भी तो अविकारी कहलाते हैं, और जो अव्यय होते हैं वो तो अविकारी है ही, लेकिन विशेषण नहीं कहलाते। भाई क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रुचिवाची, वो भी तो अविकारी शब्द है, और अव्यय भी अविकारी शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ए और बी दोनों हुए। इसमें सारे आगे, केवल ए नहीं है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी इसीलिए आपने गलत किया। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए और बी दोनों। राम और लक्ष्मण भाई थे, वाक्य में अव्यय का रूप बताना है। राम और लक्ष्मण भाई थे, वाक्य में अव्यय का रूप। अब पहले तो अव्यय पहचानो क्या है, अव्यय क्या है। यहाँ और को आप औरी नहीं बना सकते, औरे नहीं बना सकते, क्योंकि लिंग वचन में परिवर्तित होते ही नहीं है। इसके बाद क्या है, संबंध बोधक है, विषम्य बोधक है, समुच्चय बोधक है, या क्रिया विशेषण है। तो क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी अविकारी अर्थात अव्यय शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, एक वाक्यांश को किसी दूसरे वाक्य के साथ जोड़े, या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, राम और लक्ष्मण भाई थे, तो और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। राइट आंसर हुआ सी, और आप बता रहे हो 10वें का ए। ये संबंध बोधक तो तब होता जब हम इसका प्रयोग प्यारे दोस्तों किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ, ठीक है, इसकी विशेषता को या फिर संज्ञा सर्वनाम के साथ इसको जोड़ने का काम करते। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, संबंध बताने का काम करता है तो संबंध है, जोड़ने का काम करता है तो क्या कहलाया यहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसीलिए और अपने आप में और या वे अथवा क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, इस रूप में अगर हम यहाँ बाहर अविकारी शब्द अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं और वो किसके संबंध को बता रहे, घर के बता रहे। ठीक है, तो यहाँ राम घर से बाहर जाओ, तो यहाँ अगर हम कह राम के साथ प्रयोग कर ले, घर संज्ञा के साथ प्रयोग कर ले, किसी कारक चिन्ह के साथ हम प्रयोग करें, तब वो संबंध बोधक बनेगा। ये तो क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। राइट आंसर हो गया सी। समुच्चय बोधक अव्यय, सूचक अव्यय बताइए कौन से इनमें जो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। सूचक का मतलब होता है जो सूचना देता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, किंतु, परंतु, तथा, न और नहीं, हे, ओ, अरे, आगे, पीछे और मध्य। तो ये जो आगे, पीछे, मध्य है, ये तो क्रिया की विशेषता को बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाए। और ये क्रिया विशेषण में भी किसके अंदर आएंगे, स्थानवाची क्रिया विशेषण के अंदर। न और नहीं क्या है, निपात अव्यय है। ठीक है, यहाँ हे, ओ, अरे ये क्या है, विषम्य है, क्योंकि इनके साथ विषम्य चिन्ह भी आएगा। क्या आएगा, विषम्य चिन्ह। बच क्या गया, जब कुछ नहीं पता होता तो आंसर टैली करके भी आंसर दिया जा सकता है। तो क्या है, किंतु, परंतु और तथा। किंतु, परंतु, तथा क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं।
ठीक है, रणवीर तथा रणधीर दोनों जाएंगे, तो तथा का प्रयोग कर लिया। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा या मैं स्टेशन पर पहुंचा परंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहां जब भी हम दो सेंटेंसों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उसी को क्या करते हैं हम, समुच्चय बोधक वाक्य। ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा किंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा वरन रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहां हम किंतु, परंतु, वरन, बल्कि, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग प्यारे दोस्तों हम जोड़ने के समुच्चय बोधक के रूप में करते हैं। तिरस्कार सूचक अव्यय बताइए क्या? आहा, अरे, उप और छी। तिरस्कार का क्या? जो अपने से दूर हटने के लिए बात करे, किसी चीज को मना करने के लिए, रोकने के लिए काम करे। आहा क्या है अपने आप में प्यारे दोस्तों? आहा आश्चर्य को बता रहा है, अरे संबोधन को बता रहा है, उप प्यारे दोस्तों, ठीक है, आश्चर्यचकित चमत्कारिक घटनाओं को बता रहा है, और छी किसको बता रहा है? छी तिरस्कार को बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? तो निपात किसे कहते हैं? निपात वे अविकारी शब्द है जो अव्यय की तरह किसी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते। लेकिन निपात में और अव्यय में अंतर क्या होता है? अव्यय का काम होता है काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, प्यारे दोस्तों, संबंध को और विषम्य आश्चर्य को बताने का। लेकिन निपात ऐसा काम नहीं करते। निपात का काम तो केवल होता है कि जिसके साथ प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, जिस शब्द के साथ उसका प्रयोग किया गया है, वो उसमें विशेषता लाता है, वो उसमें बल ला देता है, तो वो निपात का काम है। जबकि अव्यय इस तरह का काम नहीं करता। अव्यय तो या तो काल की सूचना देगा, या स्थान की, या परिमाण की, या रीति की, या वो किसी के साथ संबंध को बताने का काम करेगा, या जोड़ने का काम करेगा, या फिर आश्चर्यचकित चीजों के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बात अपने तक ही रखना। क्या आ गया प्यारे दोस्तों? एक तो तक और ही। शीला तो बीमार है, तुम भी चलो। मैं कल जयपुर गया था, तो ये कल क्या है? कल यहाँ क्रिया विशेषण है, यानी कि ये अव्यय है। ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण में भी क्या है? क्रिया विशेषण में भी ये काल को बताता है, को बताता है काल को। राइट आंसर क्या हुआ? निपात का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सब में निपात है। यहाँ तो निपात है, यहाँ भी निपात है, यहाँ तक और ही ये दोनों निपात है। क्लियर? आप में से ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है, तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का राइट आंसर है डी। निम्न में से अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय अविकारी अर्थात अखर्च जो शब्द होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अचानक, प्रतिदिन, चलना। जी हाँ, राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, 14 का राइट आंसर। निम्न में से अव्यय शब्द नहीं है। बताइए कौन सा अव्यय शब्द निम्नलिखित में से नहीं है? अचानक है, प्रतिदिन है, जी हाँ है, और चलना। चलना क्या कहलाया? क्रिया। बाकी अचानक क्या है? रीतिवाची क्रिया विशेषण। यहाँ पे प्रतिदिन क्या है प्यारे दोस्तों? कालवाची क्रिया विशेषण। यहाँ पे जी हाँ, ये क्या है? विषम्य बोधक। ठीक है, तो जी हाँ का प्रयोग हम निपात में भी करते हैं। चलना क्या है? यहाँ क्रिया है। और जो प्यारे दोस्तों विकारी शब्द होते हैं वो कभी अव्यय के रूप में नहीं आते। तो चलना से चलने भी बनता है, चलने भी बनता है, चल, चला, चली भी बनता है। और जो परिवर्तित हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना, मैंने कितनी बार कहा, एक छोटी सी आपको डेफिनेशन ही तो अप्लाई करनी थी। पर दोस्तों यहाँ अचानक को आप बदल नहीं सकते, अचानक का अचानक नहीं बना सकते, इसलिए ये अविकारी है, अव्यय है। यहाँ पे प्रतिदिन का प्रतिदिने या प्रतिदिने नहीं बना सकते। अरे आप परिवर्तित करके तो देख लिया करो, लिंग, वचन, काल, कारक में जब नहीं आता, आंसर टैली करके भी तो आंसर दिया जा सकता है। यहाँ जी हाँ, इसको भी आप नहीं बदल सकते, जी है, जी ही भी नहीं बना सकते। तो जब ये परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अव्यय है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अव्यय शब्द नहीं है, तो चलना है। चलना का चलने भी होता है, चलो भी होता है, चल भी होता है, चला भी होता है, चली भी होता है, चलने भी होता है। राइट आंसर क्या हुआ? सी, ये बदल गया, ये विकारी हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण किसे कह रहे हैं? क्वांटिटी को कह रहे हैं। परिमाण किसे कह रहे हैं? क्वांटिटी को। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताना है।
जो मात्रा का ज्ञान कराता है, जो चीजों को हम थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, न्यून, अत्यधिक, सर्वाधिक, अल्प, सुअल्प, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारी क्वांटिटी को बताने का काम करते हैं। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, थोड़ा अपने आप में क्या है, परिमाणवाची है। थोड़ा क्या कहलाए यहाँ पे, परिमाणवाची। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो जी, हाँ मात्रा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर आओ, वाक्य में अव्यय का रूप बताओ। वाक्य में क्या बताना है, अव्यय का रूप बताना है। इधर आओ, राइट आंसर क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या फिर विषम्य बोधक। राइट आंसर इधर आओ। तो ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ये संबंध को बता रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, या आश्चर्य को बता रहा है। आश्चर्य को बताता तो क्या होता है, संबोधन चिन्ह लगा होता है, विषम्य बोधक चिन्ह लगा होता है, वो है नहीं, ये नहीं हुआ। यहाँ पे संज्ञा को बता, किसी के साथ संज्ञा के साथ आया है, जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को नहीं बता रहा है तो संबंध भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी किसी कारक चिन्ह से के बाद किसी संज्ञा सर्वनाम के संबंध को बताता हो तभी तो संबंध बोधक होगा। समुच्चय जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, उपवाक्यों को, सब सेंटेंस को, तो जोड़ने का भी काम नहीं कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, क्रिया विशेषण। अब इधर का आप इधरे भी नहीं बना सकते, इधरे भी नहीं बना सकते, तो केवल क्रिया की विशेषता को बताने के कारण क्रिया विशेषण कहलाया। क्रिया की विशेषता को बताने के कारण क्या कहलाया, क्रिया विशेषण। ऊपर जाओ, नीचे बैठो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़, ये सब क्या है, क्रियाओं के साथ हमने स्थानवाची क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया है। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हुआ आपका इसका ए। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में अव्यय बताइए क्या है। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या कहला है, घोड़ा तो संज्ञा है, दौड़ना क्या है, दौड़ना यहाँ क्रिया है, यह अपने आप में सहायक क्रिया है, तो बच क्या आ गया आपका, तेज। तेज क्या कहलाया, ये तेज कहलाया रीतिवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण किसके अंदर आता है, क्रिया विशेषण के अंदर। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार, काल, स्थान, परिमाण और रीति। और उस रीति के अंदर क्या आता है, तेज, मंद, तीव्र, शीघ्र, अति शीघ्र, ये सब क्या है, सब कंडीशन को, स्थिति को, शैली को, तरीके को, ढंग को बता रहे हैं। अचानक, धड़ाधड़, फटाफट, झटपट, ठीक है, तो ये सब क्या है, जल्दी या अलग, ये सब रीति को बता रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ बी। अव्यय शब्द है, विकारी है, अविकारी है, पदबंध है या वाक्यांश है। अव्यय शब्द बताना है क्या है, विकारी, अविकारी, पदबंध या वाक्यांश। राइट आंसर बताइए क्या है, राइट आंसर अव्यय शब्द क्या है, विकारी कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं या वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्यांश क्या होते हैं, वाक्य का एक छोटा सा अंश। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो उसने कहा क्या कहलाया, उसने कहा कहलाया वाक्यांश। क्लियर। महात्मा गांधी ने कहा और उसके बाद कहा कि सदा सत्य बोलो, तो ये महात्मा गांधी ने कहा तो क्या कहलाया, ये वाक्यांश कहलाया। पदबंध किसे कहते हैं, संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को क्या कहलाते हैं, ये पदबंध कहलाते हैं। विकारी किसे कहते हैं, जो किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित हो जाए। कौन से परिवर्तित हो जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बच क्या आ गया आपका, बच गया ये, तो इसीलिए अविकारी और अव्यय दोनों समानार्थी अर्थात पर्यायवाची है। वाह वाह, ये अव्यय बताइए कौन सा अव्यय, वाह वाह। वाह वाह अव्यय बताना है कौन सा है, आश्चर्य बोधक है, शोक बोधक है, स्वीकार बोधक है या हर्ष बोधक है। वाह वाह, राइट आंसर बताइए क्या कहलाएगा, क्या लगा हुआ है इसमें, संबोधन चिन्ह। संबोधन के साथ साथ क्या बता रहा है ये, शोक को क्या बताता है, हाय हाय, तराई तराई, बाप रे बाप, बस करो, शोक है। हर्ष अत्यधिक खुशी, ठीक है, तो ये क्या अत्यधिक खुशी। स्वीकार जिसमें ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक, मैं भी चलूंगा, वो सब क्या है, स्वीकार है। वाह वाह क्या है, अपने आप में प्यारे दोस्तों किसको बताता है, हर्ष को बताता है, अत्यधिक खुशी को बताता है। किसको बताता है, अत्यधिक खुशी को। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, ठीक है। आश्चर्य किसे क्या, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया, उस क्या है वो आश्चर्य है, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। काश पिताजी आते तो और अच्छा होता, तो वो काश क्या है, वो आश्चर्य है। लेकिन ये वाह वाह क्या है, ये हर्ष है, अत्यधिक खुशी को, ठीक है। तो वाह वाह क्या कहलाया, हर्ष। राइट आंसर डी।
अव्यय वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहलाता है? क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अव्यय वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है या विशेषण कहलाता है। राइट आंसर क्या कहलाया? 20 बार आपको परिभाषा बताई होगी मैंने इसको। जो अपरिवर्तित रहते हैं, जो जैसे होते हैं, उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंगों में, वचनों में, वो क्या कहलाएगा? हमारा वो अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्यय। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, या समुच्चय बोधक कहते हैं, या विषम्य बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं क्या कहलाए? क्रिया विशेषण। वेरी गुड। चलो जी आगे देखो। जिस अव्यय से समय का बोध हो वो क्या कहलाएगा? समय मतलब काल। जिस अव्यय से समय का बोध हो, काल का बोध हो, तो क्या कहलाएगा? कालवाची। कालवाची किसके अंदर आता है? क्रिया विशेषण का पहला भेद। इसके बाद स्थानवाची, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद। परिमाणवाची, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद। रीतिवाची, क्रिया विशेषण का चौथा भेद। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताता हो। आगे बढ़ो, पीछे मुड़, ऊपर बैठ, नीचे जा, अंदर चल, ये सब क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द कहलाते हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो समय का ज्ञान कराते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जगह, स्थान, प्लेस का ज्ञान कराते हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, यहाँ वहां, इस ओर उस ओर, ये सब क्या है? ये स्थान को बताते हैं। आज, कल, परसों, ठीक है, प्रतिदिन, सदैव, सदा, ये सब क्या है? ये काल को बताते हैं। ये तेज, धीरे, अलग, अचानक, एकाएक, एकदम, सहसा, झटपट, जटाझट, ये सब क्या है? ये रीति को बताते हैं। ये परिमाणवाची, थोड़ा, कम, ज्यादा, न्यून, अधिक, अत्यधिक, सर्वाधिक, ये सब किसको बताते हैं? ये परिमाण, क्वांटिटी को बताने का काम करते हैं। जिस निपात से प्रश्न का बोध होता है वह क्या कहलाता है? जब प्रश्न का बोध होता है, स्वीकार्य होगा, नकारात्मक होगा, निषेधात्मक होगा, या प्रश्न बोधक है? जब प्रश्न का बोध होगा तो वो प्रश्न बोधक ही कहलाएगा। जो क्वेश्चन को करता है तो वो क्या कहलाए? वो प्रश्न बोधक। निषेध, न, ना, नहीं, जो रोकता है, मत, मना, ये सब क्या है? निषेध है। स्वीकार्य, ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, वो सब क्या है? स्वीकार्य है। तो नकारात्मक क्या होता है? किसी भी चीज को वर्जित कर, हानिकारक, ये सब क्या है? नकारात्मक है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी, प्रश्न का ज्ञान कराने वाला प्रश्न बोधक निपात। जिस अव्यय से जगह, स्थान का बोध हो क्या कहलाएगा? काल, स्थान, रीति या परिमाण। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर, जिस अव्यय से जगह, स्थान का बोध हो तो वो स्थानवाची कहलाएगा, प्लेस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 24 का राइट आंसर बी। 24 का राइट आंसर क्या हुआ? बी। वेरी गुड। जिस अव्यय से रीति का बोध होता है, हर तरह का क्वेश्चन आ गया जितने भी बनते थे, और आप किसी भी बुक से आपको इनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक के जो इतने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सारी वेराइटी, सारे लॉजिक, डेफिनेशन से लेके, भेदों से लेके, हर तरह का क्वेश्चन है। अगर यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो टॉपिक वाइज तो आपको ये ध्यान रखना है, इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही आपके लिए अच्छा है कि आप यहाँ किए। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर बाकी दूसरे टॉपिक की प्रैक्टिस करो, और जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरे सब्जेक्ट की। तो जिस अव्यय से रीति का बोध हो, रीति मतलब शैली, रीति मतलब ढंग, रीति मतलब तरीका, रीति मतलब स्थिति, तो राइट आंसर क्या हुआ? 25 का राइट आंसर हुआ आपका सी। जिस अव्यय से परिमाण या मात्रा का बोध होता है वह क्या कहलाता है? परिमाण या मात्रा का बोध होता है। तो परिमाण, मात्रा किसे कहते हैं हम प्यारे दोस्तों? परिमाणवाची को। किसको कहते हैं? परिमाणवाची, क्वांटिटी का बोध होता है। तो ये क्या कहलाया? परिमाणवाची, क्वांटिटी का बोध होता है, वो क्या कहलाया? परिमाणवाची अव्यय कहलाया। क्या कहलाया? परिमाणवाची अव्यय। जिस अव्यय से प्रश्न का बोध होता है वो क्या कहलाएगा? वो प्रश्नवाचक कहलाएगा, प्रश्न से बोध। भाई कालवाची तो समय का ज्ञान कराएगा। रीतिवाची, रीति किसे कहते हैं? रीति शैली को कहते हैं, कार्य के होने की शैली, कार्य के होने का ढंग, कार्य के होने का तरीका। तो जो तरीके को बताए कार्य के होने के
प्यारे दोस्तों, स्थिति का ज्ञान कराए उसी को तो रीति कहते हैं। लेकिन ये क्या कहलाए, ये पर्सन का बोध। बोध मतलब समझ कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। बोध मतलब समझ या ज्ञान कराने वाला। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर बी हुआ। जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बदलाते हैं क्या कहलाते हैं। जो अव्यय वाक्य में पदों से एक दूसरे से संबंध बदलाते हैं, तो जो संबंध बदलाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो संबंधवाची कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो संबंधवाची कहलाएगा। कैसे, संबंधवाची किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे सेनाएं आगे बढ़ी, दूसरा सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तीसरा बंदर बंदर दीवार पर दीवार के ऊपर बैठा है। घर से बाहर जाओ। ये 4 सेंटेंस आगे समझने की कोशिश करना। अगर दोस्तों में इस सेंटेंस के अंदर अगर यहां आगे बढ़ो, ठीक है, ऊपर बैठो, बाहर जाओ प्रयोग करता तो ये कहलाते क्रिया विशेषण। ये क्या कहलाते हैं, केवल क्रिया की विशेषता को बताने के लिए। अब यहाँ इस सेंटेंस में जो ये आगे है, यहाँ पे आगे है, यहाँ ये ऊपर है, यहाँ ये बाहर है, ये अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। और ये जो अविकारी शब्द अव्यय है ये क्या कहलाते हैं, यहाँ संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इस ऊपर का, आगे का, इस बाहर का जो संबंध है दोस्तों, वो यहाँ सेनाएं संज्ञा के साथ जुड़ा है। यहाँ बंदर संज्ञा के साथ है, इसके संबंध को बता रहे हैं। यहाँ घर के साथ संबंध को बता रहे हैं। तो जब क्रिया विशेषण अव्यय जो 4 प्रकार के होते हैं, काल, स्थान, परिमाण और रीति, इनका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाए तो यहाँ ये भी कह सकते हैं, आप बाहर जाओ, आप घर से बाहर जाओ। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी अविकारी अर्थात अव्यय क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग जो कि काल, स्थान, परिमाण, रीतिवाची होते हैं, हम करते हैं, तो वो क्रिया विशेषण ना होके सारे के सारे संबंध बोधक बन जाते हैं। अब आप इसको क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, सेनाएं आगे बढ़ी है, सेना की विशेषता को बता रहे हैं कि आगे क्या बढ़ी, सेना, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो यहाँ सेना युद्ध और ये सब क्या है, संज्ञा है। यहाँ बंदर दीवार के ऊपर बैठा है, यहाँ बंदर और दीवार क्या है, संज्ञा है, उसके साथ संबंध को बता रहा है। घर से बाहर जाओ, ये बाहर, यहाँ घर के साथ संबंध को बता रहे हैं। और दूसरा कैसे पहचानोगे संबंध बोधक को, इसमें कारक चिन्ह लगा होता है सेंटेंस में। तो जब जिस सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या आया है, से, यहाँ क्या आया है, के, और यहाँ क्या आया है, से। तो ये जो से है, के है, से है, ये कारक चिन्ह है। तो जब जब किसी क्रिया विशेषण काल, स्थान, परिमाण, रीतिवाची अव्यय का प्रयोग किसी कारक चिन्ह के बाद होता है तो वो 100% संबंध बोधक होगा। क्या होगा, वो 100% संबंध बोधक होगा, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो यहाँ इसमें नहीं था। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसमें हम कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे, या संज्ञा से पहचानेंगे, सर्वनाम से पहचानेंगे। तो इसको तो हम वैसे भी पहचान सकते, कारक चिन्ह ये के है, से है, यहाँ से के बाद आया है, यहाँ से के बाद आया है, यहाँ के बाद आया है। तो जब कारक चिन्ह के बाद इनका प्रयोग करोगे तो ये क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। कौन से, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण, जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं ये संबंध बोधक बन जाते हैं। कब, जब इनका प्रयोग संज्ञा के, सर्वनाम के या किसी कारक चिन्ह के बाद किया जाता है। चलो जी, अगला सेंटेंस देखो और उसका आंसर दो। वेरी गुड।
जो अव्यय दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों से जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो अव्यय दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्य को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे जो जोड़ेंगे? 29 राइट आंसर। जी ये हो गया, आगे बढ़ो। वेरी गुड। मैंने कहा था कि आप लोगों के कमेंट रुकेंगे। तो जो अव्यय दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। वो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा, राम व श्याम दोनों जाएंगे, ठीक है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, तो यहाँ व या और ये सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कि, चूंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि ये सब क्या कहलाते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं, तो यहाँ ये यद्यपि और तथापि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। उस पंखे को उतार के लाओ जो सालों से खराब पड़ा है, तो जो क्या है यहाँ? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये अथवा, ये की, वे, या, और ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। राइट आंसर आपका होगा सी। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार तथा संबोधन आदि मनोभावों को प्रकट करे। बहुत बार रिपीट हुआ और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, इस प्रश्न का आंसर गलत देते हैं। जो अव्यय हर्ष को बताए, अत्यधिक खुशी को बताए, शोक दुख को बताए, आश्चर्य चमत्कारी घटनाओं को बताए, तिरस्कार किसी चीज को मना करना, ठीक है, धत तेरी के धिक्कार है तुम पे, तो तुमसे ये काम नहीं हुआ है, छी छी, दूर हट, थू थू, ये सब क्या? तिरस्कार है। संबोधन, ए, ओ, अरे, अजी, हेलो, ये सब क्या है? संबोधन। आदि मनोभाव, ये क्या है? सब मनोभाव को प्रकट करते हैं। वो क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। राइट आंसर है विषम्य बोधक। विषम्य मतलब आश्चर्य। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी। वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे अव्यय अर्थात जो किसी लिंग में, वचन में, काल कारक में परिवर्तित ना होते हो, जो वाक्य के किसी शब्द या पद के बाद में, वाक्य के किसी शब्द या पद के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेष बल ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं निपात। वो क्या कहलाते हैं? निपात। वेरी गुड। मुझे उम्मीद थी कि आप इसका आंसर सही दोगे। तो राइट आंसर क्या है? वो निपात है। निपात क्या होते हैं? मैं यह काम कर सकता हूं, एक सामान्य बात है, और मैं भी यह काम कर सकता हूं, ये भी निपात है। ये तो निपात है, आपको ये ध्यान रखना है। ये तक निपात है। ये सात जो शब्द है ये भी निपात है। ये जो ही शब्द है ये भी निपात है। प्यारे दोस्तों, ये केवल जो शब्द है ये भी निपात है। केवल, मात्र, सिर्फ, ये सब क्या है? निपात है। स्वयं, ये भी निपात है। श्वेत, ये भी निपात है। खुद, ये भी निपात है। तो ये आपको ध्यान रखना। तकरीबन, तकरीबन, लगातार, न, ना, नहीं, न, ना, नहीं, मत, मना, वर्जित, निषेध, निषेध, हाँ, हाँ, ठीक है, भली भांति, भली भांति, ये सब क्या है? ये सब निपात है। जब भी आप इनका प्रयोग करोगे किसी भी शब्द के साथ, वो क्या करेंगे? जिस शब्द के साथ प्रयोग करेंगे उसके अर्थ में विशेष बल ला देंगे। आप देर तक पढ़ा करो, आप देर तक पढ़ा करो। आप मेरे साथ चाय पीने चलोगे, ठीक है, आप निश्चित
ही बहुत ही अच्छे ढंग से स्वयं सेल्फ स्टडी करके, स्वाध्याय करके आप कामयाब हो सकते हो। ठीक है, मैं भी यह बात कह सकता हूं, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये सब हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ प्यारे दोस्तों हमारा निपात। राइट आंसर क्या हुआ? निपात। आगे देखिए, जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है वह क्या कहलाता है? जिससे स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है, स्वीकारार्थक, नकारात्मक, निषेधात्मक या प्रश्नवाचक, ये सब क्या है? ये निपात के भेद है। इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो स्वीकार करने को, जैसे हाँ है, ठीक है, अच्छा है, वो क्या है प्यारे दोस्तों? वो स्वीकार को बताता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए, स्वीकार। वो क्या कहलाया? राइट आंसर आपका ए हुआ। क्लियर? चलो जी आगे देखो, जिस निपात से अस्वीकार का बोध होता है, जिससे अस्वीकार का बोध होता है वो क्या कहलाएगा? जिसे स्वीकार का बोध होता है स्वीकार, और जिससे अस्वीकार का बोध होता है वो नकारात्मक कहलाएगा, निषेध कहलाएगा, प्रश्नवाचक कहलाएगा। जब अस्वीकार कर दिया तो क्या कर दिया? चीज को मना कर दिया, नकार दिया। जैसे वर्जित है, निषेध है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, प्रवेश निषेध है, धूम्रपान वर्जित है, तो वो क्या कहलाए? सी नहीं कहलाएगा, रोकने के लिए निषेध होता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक में क्या? नेगेटिव चीजों को। ठीक है, तो नकारात्मक क्या? जिसको अस्वीकार कर दे, मना कर दे तो नकारात्मक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रोकने को निषेध है। मना करना रोकने में अंतर है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हुआ। जिस निपात से मनाही का बोध हुआ, अब ये आ गया जब मनाही का बोध हुआ तो राइट आंसर क्या? मनाही निषेध। ठीक है, प्रवेश निषेध मनाही हो गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ आपका निषेध बोधक। तो राइट आंसर आपका सी हुआ। तो ये आपके आंसर की थी, ये आपके क्वेश्चन थे 34। इनके आधार पे आप इनको करोगे। और अब तक जितने भी मैंने टॉपिक कराए इन सब की जो पीडीएफ है प्यारे दोस्तों, वो पीडीएफ हम आपको दे देंगे। क्लियर? चलो जी, इसके अलावा कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उसके बारे में प्यारे दोस्तों बता सकते हो। किसी भी तरह का कोई डाउट, जो भी टॉपिक अब तक आपने पढ़े उनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट ले सकते हो। जी वेरी गुड। हाँ, कल विराम चिन्ह के क्वेश्चन कराएंगे, विराम चिन्ह लेंगे टॉपिक कल। कल का टॉपिक क्या रहेगा? विराम चिन्ह, कारक, विराम चिन्ह, समास, ये वाले टॉपिक हम आगे लेंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहो और जिसका जो डाउट बने वो डाउट भी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं होगी, कल लेंगे क्लास यूट्यूब पे। हिंदी साहित्य में आपको मैं 4 क्लासें दे चुका हूं, उसमें से 2 मैराथन हो चुकी है और उसमें 200-200 क्वेश्चन कराए गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लिटरेचर तैयार करना है तो सबसे पहले यूट्यूब पे वे हिंदी साहित्य की जो 4 क्लास हैं, जय जवान जय किसान सीरीज की, प्यारे दोस्तों उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। वेरी गुड, ठीक ठीक। हाँ, भाव पलवन आपको ध्यान रखना है, संक्षेपण, ये केवल एमपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं और या फिर आते हैं आरओ समीक्षा अधिकारी मेंस के पेपर में, प्री के बाद में। इसके क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं वो भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले पहले शब्दावली लेंगे, उससे जुड़े हुए टॉपिक लेंगे, सब शक्ति, ठीक है, वो है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो वाक्य है उनको लेंगे, तब ये करेंगे। सारे टॉपिक सीक्वेंस में चल रहे हैं, सारे टॉपिक क्या है? सीक्वेंस में चल रहे हैं। नहीं, टाइम यही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होता है। जो एक बार जो टाइम मिलता है जिसको, जिस बैच का, वो उसी टाइमिंग में बैच कंप्लीट होता है। बैच का टाइमिंग जो स्टार्टिंग में रखा जाता है जब आप बैच परचेज करते हो, सेम उसी टाइम में ही उस बैच को कंप्लीट कराया जाता है, क्योंकि बाकी जो स्लॉट फुल होता है तभी ये टाइम मिला है। सुबह मॉर्निंग से लेके कंटिन्यू इवनिंग तक क्लास होती है।
क्लियर। 7:30 बजे से शुरू होती है सुबह से, और ये लगातार क्लास है। बीच में मुश्किल से आधे घंटा 15 मिनट का गैप होता है। एक बार दोपहर में 1 घंटे का गैप होता है। कंटिन्यू 12 से 13 घंटे क्लासें चलती हैं। नहीं, बिल्कुल कराएंगे। आर ओ का यूट्यूब पे भी कराएंगे, लेकिन यहाँ आपको मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग से ही बोला है कि ये सारे टॉपिक आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जब हम पढ़ाते हैं तब तो आप बहुत कुछ जानते हैं, और जब हम नहीं पढ़ाते हैं या हम कोई भी बैच लेके नहीं आते हैं तब अपने आप में 30 मार्का होते हैं। हमने ये कहा जो आपका सिलेबस है वो किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम का हो, वो सारे सिलेबस के हर टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। ये इतना जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं है बैच। कभी आप सोचो कि इसमें तो हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, हो गए हिंदी कंप्लीट, यही पूछा जाता है। अगर आपको कहीं पैराग्राफ आ रहा है तो जब तक आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो पैराग्राफ के आए हुए क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे। आपको संक्षेपण भाव पलवन करना जब तक आपको वाक्य के बारे में नहीं पता है, रिक्त स्थान के बारे में नहीं पता है, विलोम शब्द पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी के बारे में नहीं पता, नहीं करोगे आप। आर ओ में समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में प्री में भी और मेंस में भी बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो केवल 4 जो हमारे 10 टॉपिक हैं जिनसे प्यारे दोस्तों, और उनसे क्वेश्चन आते हैं हमारे प्री में 60 नंबर के, तो आपको उन 10 टॉपिक के लिए 10 एक्स्ट्रा टॉपिक भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आप वे सारे क्वेश्चन वहां कर पाओगे जो 60 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। यानी कि टॉपिक आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। अब मान के चलो किसी के सिलेबस में संधि को रख दिया और वर्णमाला को टॉपिक में नहीं रखा है, सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन क्या बिना वर्णमाला पढ़े आप संधि सीख जाओगे? जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। कहीं आपको ये ध्यान रखना है, वर्णमाला को रख दिया और संधि को टॉपिक में नहीं रखा है, फिर उपसर्ग को रख दिया, तो बिना संधि के आप उपसर्ग नहीं सीख सकते जिंदगी में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके सिलेबस में 10 टॉपिक है, 15 है, 20 है या 50 है, आखिर आपको ये देखना पड़ेगा वे 50 टॉपिक, वे 10 टॉपिक, वे 5 टॉपिक कौन से दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, उनका किस टॉपिक से रिलेशन है, संबंध है, ताकि आप उनका कोऑर्डिनेशन बना के सीक्वेंस में चीजों को सीखें। मैंने आपको कहां से शुरुआत की, सारे टॉपिक हम क्या लेके आ रहे हैं, सीक्वेंस में तो लेके आ रहे हैं। आप जब स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक लिए थे वहां आप 50% से ज्यादा गलत कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने तरीका आपको बताया कि अगर आपको 7 से 8 के बीच में प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो वीडियो दी गई है, जो लेक्चर दिए गए हैं, वे लेक्चर आपको सुनने हैं। अगर आप लेक्चर अटेंड करके किसी के भी क्वेश्चन करो, आप मेरे छोड़ दो। आप, मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे दुनिया पढ़ा रही है आपको, उसके क्वेश्चन करो, लेकिन मेरे लेक्चर सुनो पहले तब जाओ आप। मैं कह रहा हूं 1-2 क्वेश्चन की नहीं कहता, आप सारे राइट आंसर दोगे 1-2 को छोड़ के, और जो 1-2 गलत करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वजह से इसमें गलती कर दिया। तो इसीलिए पहला काम है, जो वीडियो दी गई है वे लेक्चर सुनने हैं और ढंग से सुनने हैं। ऐसे नहीं लगा के स्पीडोमीटर अपना गाने की तरह है, भाई थोड़ा बहुत मजा आ गया तो ठीक है, मजा लेने के लिए नहीं, अचीवमेंट हासिल करने के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए उन तमाम लेक्चरों को आपको सुनना है। क्लियर? ठीक। हाँ, तो सीमा जी कह रही है कि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ और आपसे हिंदी पहली बार पढ़ रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है। तो अच्छी बात है, ये तो मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। जिसको कुछ नहीं आता है ना वो ज्यादा सीखता है मेरे से, और जिसको पहले से कोई बहुत कुछ आता है वो नहीं सीख पाता। क्यों? वो तो पहले से तुर्रम खा है, पहले से विद्वान लेखक साहित्यकार बना है। क्योंकि जब आप पहले से फुल हो ना, उसमें मैं कुछ नहीं डाल सकता। मैं तो उसी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा सिखाना चाहता हूँ जो अपना गिलास आधा खाली रखता है। अब पूरा खाली रख दे तो मजा ही कुछ और है। जिंदगी में 7 पीढ़ी आपकी हिंदी नहीं पड़ेगी कहीं से। जो पहले से सीखे हो उसको साइड में रख के आओ ना, खाली करके आओ ना अपना गिलास। ये जो ब्रेन के फोल्डर हैं, हिंदी वाला जो ब्रेन का फोल्डर है, उसको प्यारे दोस्तों प्लान कर दो बिल्कुल। जैसे A4 साइज का प्लान पेपर होता है, उसमें कुछ भी सेव मत करो जो पहले से आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा है, सबको साइड में रखो। मेरे लेक्चर सुनो और लेक्चर सुनने के बाद में आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूं 98% परफॉर्मेंस से नीचे आप करोगे नहीं। और जैसे ही 10-15 क्लासें अटेंड कर ली उसके बाद तो आप 100% परफॉर्मेंस करोगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वास्तव में 100% परफॉर्मेंस एक नहीं हजारों बच्चे करते हैं। चाहे वो यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन हो, चाहे वो एमपीएसआई का
70 नंबर का काम हो, हमेशा ये ध्यान रखना है 100% परफॉर्मेंस करने वाले की संख्या हजारों में होती है, हजारों में। क्योंकि अभ्यास जब आप कर लोगे सही ढंग से तो उसी से चीजें आगे बढ़ेगी आपकी। क्लियर? चलो जी, हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी, हर टॉपिक से, बेसिक से लेकर डिफिकल्ट, अब चाहे वो डेफिनेशन वाले हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, भेदों वाले क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल दे के पूछे गए हो, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी तरह का प्रश्न हर टॉपिक से यहाँ कराया जाएगा। और ये लंबी क्लासेस चलेगी। अभी तो 1/4 हिस्सा भी हमने कंप्लीट नहीं किया, तो आप ये मत सोचो कि 10 टॉपिक हो गए हमारे, हिंदी हो गई कंप्लीट। तो मैंने कहा कि आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, किसी भी स्टेट के आप ने फार्म भरा है, उसका जो भी सिलेबस है, क्योंकि हमारा तो काम सुबह शाम तक यही होता है, कौन सा नोटिफिकेशन आया, कौन सी भर्ती हुई है, उसका सिलेबस क्या। और ये तो हमने तो अब देखना ही छोड़ दिया, वो तो हमें पता होता है, क्योंकि हम तो 15 साल से यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है, कहाँ कितने नंबर की हिंदी आती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ नहीं है, कितनी मेरिट जाती है, और हिंदी का किस तरह का रोल है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमारा प्यारे दोस्तों पिछले 15 साल से तो यही काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा धीरे धीरे वे टॉपिक जो आपके सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का हिस्सा है, जिसकी वजह से आपने बैच परचेज किया है, आप पेशेंस रखो और भरोसा रखो, यहाँ पे वे सारी चीजें धीरे धीरे वे आपके सामने आएगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, कारक और विराम चिन्ह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।